नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम से शेखावत। बताएंगे आपको दिन भर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। दक्षिण चीन सागर में शांति सुरक्षा को प्रधानमंत्री मोदी ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए बताया जरूरी। 19वें पूर्वी एशिया सम्मेलन से विश्व को दिया संदेश। कहा, युद्ध के मैदान में नहीं हो सकता समाधान। जेपी जयंती पर सपा प्रमुख अखिलेश की जिद। लखनऊ गोमती नगर में निर्माणाधीन जेपी सेंटर में काम करेंगे माल्यार्पण। प्रशासन ने सुरक्षा का हवाला देकर समझाया। भाजपा ने कहा, अखिलेश के लिए जेपी के सम्मान से ज्यादा सियासत जरूरी। कोलकाता में डॉक्टरों की भूख हड़ताल जारी। आईएमए अध्यक्ष ने की मुलाकात। सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री से लगाई गुहार। ममता सरकार को दी नसीहत। कहा, मानव जीवन से अहम कुछ नहीं। डॉक्टरों की मांग जल्द करें पूरी। दिल्ली सरकार पर गहराया बजट घाटे का खतरा। भाजपा ने आम आदमी पार्टी के कुप्रबंधन और अनावश्यक खर्च को ठहराया जिम्मेदार। पूछे सवाल, सरप्लस बजट वाली दिल्ली क्यों हुई खस्ताहाल। और जापान की संस्था निहोन हिंडानक्यो को मिला शांति का नोबेल पुरस्कार। परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया की करती है वकालत। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में शारजाह जाने वाली विमान IX 613 की सुरक्षित लैंडिंग हो गई है। दरअसल शुक्रवार शाम को एयर इंडिया के विमान का हाइड्रोलिक फेल हो गया था, जिस कारण विमान करीब 2.5 घंटे तक हवा में ही चक्कर लगाता रहा। विमान में 141 यात्री सवार थे। काफी प्रयासों के बाद विमान की सुरक्षित लैंडिंग हो गई। लैंडिंग के बाद विमान पर सवार 141 यात्रियों सहित परिजनों ने राहत की सांस ली है। एयर इंडिया घटना को लेकर एक्स पर बयान जारी किया है। बयान में एयर इंडिया ने कहा कि सभी यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है और आगे की यात्रा के लिए वैकल्पिक विमान की व्यवस्था की जा रही है। और दुर्गा पूजा के अवसर पर कोलकाता की सुंदरता और सजावट अपने चरम पर होती है। यहाँ के पूजा पंडाल देश और दुनिया के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन पंडालों में से कुछ हटकर है जगत मुखर्जी पार्क का दुर्गा पूजा पंडाल। इसे कोलकाता अंडर वाटर मेट्रो की थीम पर बनाया गया है। पंडाल में कोलकाता मेट्रो के 40 साल के सफर को भी दर्शाया गया है। ये पंडाल श्रद्धालुओं को मेट्रो कोच में मौजूद होने का अनुभव कराता है। गंगा में प्रदूषण की थीम पर आधारित इस पंडाल में मां दुर्गा की प्रतिमा है, जिसमें देवी गंगा को मगरमच्छ पर बैठा हुआ दर्शाया गया है। तो ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं। देश भर में दुर्गा पूजा की धूम मची हुई है। ये ओडिशा में किस तरीके से महानवमी का पर्व यहाँ पर मनाया गया और कोलकाता के अंडर वाटर की जो कहानी हमने आपको बताई वो भी दुर्गा पूजा की से जुड़ा हुआ ही था। और साथ ही आपको बता दें कि ओडिशा का कटक भी शारदीय दुर्गोत्सव का जो उत्सव है वहाँ पर चरम पर है। शहर के अलग अलग हिस्सों में पूजा पंडालों में सैकड़ों प्रतिमाओं की स्थापना की गई है और पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। पंडालों के अलावा सड़कों के दोनों ओर आकर्षक लाइटिंग के साथ चंडी पाठ मंत्रों की गूंज ने माहौल को और भी भक्तिमय बना दिया। और वहीं त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में भी दुर्गा पूजा की धूम देखी जा रही है। यहां नेताजी प्ले फोरम का दुर्गा पूजा पंडाल लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पंडाल में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और मां दुर्गा का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो वहीं असम के लखीमपुर में हर्षोल्लास के साथ महानवमी की पूजा मनाई गई। श्रद्धालु पूजा अर्चना करने और देवी दुर्गा का आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में विभिन्न पूजा पंडालों में एकत्रित हुए। और दिल्ली स्थित रामकृष्ण मिशन ने महाअष्टमी तिथि पर विशेष कन्या पूजन का आयोजन किया। देखिए डीडी न्यूज की ये खास रिपोर्ट।
देश भर में नवरात्रि के शुभ अवसर पर महागौरी की पूजा अर्चना के उपलक्ष्य में कन्या पूजन किया जा रहा है। महागौरी की पूजा अर्चना में कन्या पूजन का भी प्रावधान है। इसी श्रृंखला में रामकृष्ण मिशन ने विशेष कन्या पूजन का आयोजन किया। रामकृष्ण मिशन ने 6 वर्ष की कन्या को मां का स्वरूप मानकर पूरी विधि विधान से उनका पूजन किया। आरती कर मां को भोग अर्पण किया। अष्टमी के दिन हम रामकृष्ण मिशन में 5 साल से 7 साल के कुमारियों को हम माँ दुर्गा के रूप में पूजा करते आ रहे हैं। रामकृष्ण मिशन द्वारा इस विशेष पूजन में माता की आरती की भी अपनी अलग पद्धति है। साथ ही अलग प्रकार से पूजन करके ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि इस संसार की सभी कन्याएं माँ के स्वरूप में होती हैं, इसलिए इनका सदैव सम्मान करना चाहिए। डीडी न्यूज़ के लिए डॉक्टर सुयश शर्मा की रिपोर्ट। कोलकाता में दुर्गा पूजा को लेकर तनाव का माहौल है। कोलकाता के किशोर संघ क्लब के द्वारा आयोजित दुर्गा पूजा में अन्य समुदाय के लोगों द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया गया। क्लब के सदस्यों ने बताया कि समूहों के लोगों ने तुरंत साउंड सिस्टम बंद कराने की मांग रखी। उन्होंने बताया कि समूह द्वारा साउंड सिस्टम बंद नहीं करने पर दुर्गा पूजा बंद कराने की धमकी दी गई। मामले पर शुभेंदु अधिकारी ने लिखा कि पश्चिम बंगाल में ये बीमारी बांग्लादेश की फैलाई हुई है। देश भर में धूमधाम के साथ नवरात्रि का त्यौहार मनाया जा रहा है। आज नवमी है और इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, अयोध्या, अहमदाबाद, गुवाहाटी के मंदिरों और पंडालों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। माता के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। भक्तों ने परंपरागत रूप से पूरे विधि विधान के साथ मां दुर्गा के 9वें स्वरूप की पूजा अर्चना की। अष्टमी पर देवी चामुंडा रूप में प्रकट हुई थी और नवमी को महारूप में देवताओं को दर्शन दिए थे, इसलिए इन तिथियों का दुर्गा पूजा में विशेष महत्व है। शक्तिपीठों में इस पवित्र अवसर पर देवी की महापूजा और श्रृंगार होता है। कन्या पूजन भी किया जाता है। और ट्रेन संख्या 12,578 मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस तमिलनाडु के चेन्नई डिवीजन के कवरपेट्टई में शुक्रवार रात को दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। रेलवे सूत्रों का कहना है कि ट्रेन एक खड़ी मालगाड़ी के पिछले हिस्से से टकरा गई। इस दौरान 10 डिब्बे पटरी से उतर गए। घटना में कुछ यात्री घायल हो गए हैं और रेलवे राहत और बचाव कार्य में जुटा है। चेन्नई सेंट्रल से मेडिकल रिलीफ वैन और बचाव दल को रवाना किया गया। साथ ही सभी घायलों को पास के अस्पतालों में ले जाया गया है। ज़रूरत के हिसाब से उन्हें छुट्टी दे दी गई है। यात्रियों को लाने ले जाने, ठहरने और भोजन देने के लिए व्यवस्था भी की गई है। चेन्नई डिवीज़न के महाप्रबंधक और शीर्ष अधिकारियों सहित वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। रेलवे ने सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। चेन्नई डिवीज़न में हेल्पलाइन नंबर 04425354151 और 04424354995 है। वहीं समस्तीपुर का जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 0627481029188। दरभंगा का जो सहायता नंबर है वो 062728210335 है। जबकि दानापुर का जो सहायता नंबर है जहां से संपर्क कर सकते हैं वो है 9031069105। और दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का जो सहायता नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है वो है 7525039558। ये तमाम सारे हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इस मार्ग पर सभी अप डाउन ट्रेन की आवाजाही बंद है। और आपको बता दें कि देश भर में दुर्गा पूजा की धूम है और इसी क्रम में दिल्ली के पंचकुइया स्थित रामकृष्ण मिशन में दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया। शुक्रवार को अष्टमी संध्या आरती हुई। इस मौके पर मिशन के लोगों के अलावा कई भक्त भी शामिल हुए। संध्या आरती में भारी भीड़ नजर आई। इस मौके पर स्वामी सर्वलोकानंद जी ने कहा कि माँ दुर्गा शक्ति की उपासना है और मात्र शक्ति से ही समाज और देश का उद्धार हो सकता है। दुर्गा पूजा शक्ति की उपासना है, आराधना है। शक्ति के बिना, मातृशक्ति के बिना समाज और देश का उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए मातृशक्ति की आराधना है। स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण मिशन में 1901 ईस्वी में दुर्गा पूजा की पहली बार, और तब से हम रामकृष्ण मिशन में बहुत सारे सेंटर में
हम इसकी उपासना करते हैं। देश और दुनिया में इस समय अनेकों जगह पर रामलीला का मंचन हो रहा है। इसी कड़ी में अपने रामलीला मंचन के लिए प्रसिद्ध दिल्ली की आदर्श रामलीला कमेटी अशोक विहार फेज 2 का 51वां वर्ष चल रहा है। 1974 में शुरू हुई इस रामलीला में विदेशों से आए कलाकार भी अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। रामलीला में काम करने वाले कलाकार बहुत अनुभवी हैं और लंबे समय से रामलीला मंचन में अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस रामलीला के मंचन को देखने के लिए लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं। आदर्श रामलीला कमेटी अशोक विहार फेज 2 इस बार 51वां वर्ष है। सन 74 के अंदर शुरू किया, जो लगातार बड़े छोटे से रूप से बढ़कर एक बड़े स्वरूप के अंदर आज आप इसको देख रहे हैं। लोग यहाँ पर विशेष तौर पर मंचन देखने के लिए आते हैं। हमारे बुजुर्गों ने इस लीला का शुरू किया और सनातन के आदर्शों के ऊपर हम चलते आ रहे हैं। 8 लाख साल से रामलीलाएं हो रही हैं और वही इंटरेस्ट बच्चों को बना हुआ है। हमारे यहाँ अनुशासित कलाकार हैं, निपुण कलाकार हैं, जो अत्यंत सुंदर लीला का मंचन करते हैं। प्रत्येक कलाकार अपने आप में बहुत ही प्रतिष्ठित है। आरजीकर अस्पताल की महिला डॉक्टर को न्याय दिलाने की मांग के साथ पश्चिम बंगाल में आमरण अनशन पर बैठे जूनियर डॉक्टर्स की बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए आईएमए ने ममता बनर्जी को एक पत्र लिखा है और उनसे तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। जूनियर डॉक्टरों का आमरण अनशन 6ठे दिन में प्रवेश कर गया है और एक अनशनकारी की हालत गंभीर बनी हुई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष DRV अशोकन और आईएमए के अन्य सदस्यों ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भूख हड़ताल पर बैठे पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट्स के डॉक्टरों से मुलाकात की। आईएमए के अध्यक्ष ने जूनियर डॉक्टरों की स्थिति पर चिंता जताई और कहा कि आईएमए इन जूनियर डॉक्टरों के साथ खड़ा है और उनकी मांगों को पूरी तरह से समर्थन देता है। उधर फेमा ने कोलकाता के आरजीकर दुष्कर्म और हत्या मामले में पीएम मोदी को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। पत्र में पीएम मोदी से स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए एक केंद्रीय कानून लाने और अस्पतालों को अनिवार्य सुरक्षा अधिकारों के साथ सुरक्षित क्षेत्र घोषित करने की मांग की है। आईएमए ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने 5 मांगे रखी हैं। इससे पहले आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर RV अशोकन और महासचिव अनिल कुमार जे नायक की ओर से जूनियर डॉक्टरों की भूख हड़ताल पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक पत्र लिखा गया। पत्र में ममता सरकार से डॉक्टरों की मांगों को पूरा करने की मांग की गई है। वहीं पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट के डॉक्टरों ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई हत्या और बलात्कार मामले पर विरोध प्रदर्शन किया। CPIM ने भूख हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टरों को लेकर ममता सरकार पर निशाना साधा है और चेतावनी दी है कि कुछ भी हुआ तो इसके लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिम्मेदार होंगी। These demands, as we can see, are very elementary in nature, very much doable within the political will of the government. I don't see any problem there. We are ready to help in bridging the gap of understanding between the striking doctors and the government of West Bengal. हम ये जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, इनके अंदर किसी का भी कुछ अगर कोई नुकसान हुआ तो पूरे बंगाल में जो स्थिति बनेगी उसका पूरा जिम्मेदारी ममता बनर्जी की सरकार के ऊपर है और तृणमूल कांग्रेस के ऊपर और पुलिस के ऊपर है। जो डॉक्टर्स जिनका एवरेज एज 20 साल की उम्र का है, औसतन उम्र 20 साल की है, उनको वो जेल में डाल दिए उत्सव के टाइम पर। क्यों? क्योंकि वो ये आंदोलन को तोड़ना चाह रहे हैं। वो जितना तोड़ना चाह रहे हैं उतना आंदोलन में लोग शामिल हो रहे हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक पीजी ट्रेनी डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। शुरुआत में ममता सरकार ने मामले में लापरवाही बरती, लेकिन बाद में चिकित्सकों, जनता के आक्रोश और राजनीतिक दलों के भारी विरोध और दबाव के कारण पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसको लेकर ही जूनियर डॉक्टर भूख हड़ताल पर हैं। डॉक्टर आरोपी अधिकारियों पर कार्रवाई, चिकित्सकों की सुरक्षा समेत कई मांग कर रहे हैं। फिलहाल ममता सरकार का रवैया डॉक्टरों की भूख हड़ताल को लेकर ढुलमुल सा रहा है। जूनियर डॉक्टरों और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के बीच मांगों को लेकर कई दौर की बैठक भी हो चुकी है, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा है। प्रसन्नजीत बख्शी के साथ ब्यूरो इनपुट की रिपोर्ट, DD न्यूज।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाओ पीडीआर में 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी उसकी एक्ट ईस्ट नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल साउथ में संघर्षों के गंभीर प्रभाव को दुनिया के सामने रखा और कहा कि दुनिया में संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए मानवीय दृष्टिकोण पर आधारित संवाद और कूटनीतिक मार्ग अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि युद्ध के मैदान में इनका कोई समाधान नहीं है। 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्तारवाद की बजाय विकासवाद के दृष्टिकोण को अपनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि दक्षिण चीन सागर की शांति, सुरक्षा और स्थिरता पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र के हित में है। उन्होंने UNCLOS यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों के तहत समुद्री गतिविधियां संचालित किए जाने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि सभी देशों के लिए फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और एयर स्पेस सुनिश्चित करना जरूरी है। पीएम ने इसके लिए एक प्रभावी आचार संहिता की वकालत भी की। उन्होंने कहा कि देशों की विदेश नीति पर अंकुश नहीं लगाया जाना चाहिए। Prime Minister underlined the severe impact of these conflicts on countries of the global south and also highlighted that path of dialogue and diplomacy based on a humanitarian approach is the only way forward, and that he reiterated that there was no solution that can be found on the battlefield. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा आसियान की एकता और केंद्रीयता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत के हिंद प्रशांत विजन और क्वाड के सहयोग के केंद्र में भी आसियान है। भारत के इंडो पैसिफिक महासागरों की पहल और इंडो पैसिफिक पर एशियाई आउटलुक के बीच गहरी समानताएं हैं। उन्होंने माना कि एक मुक्त, खुले, समावेशी, समृद्ध और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र की शांति और प्रगति काफी महत्वपूर्ण है। Prime Minister also emphasized that this is Myanmar should be engaged. Myanmar should not be isolated, and that it is important to restore democracy in Myanmar, and that all countries should work together to achieve this. शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियंगचान में लाओ पीडीआर के प्रधानमंत्री सोनसाई सिफोंदोन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों जैसे विकास साझेदारी, क्षमता निर्माण, आपदा प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, विरासतों के जीर्णोद्धार, आर्थिक संबंध, रक्षा सहयोग और लोगों के बीच संबंधों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री सिफोंदोन ने तूफान यागी के बाद लाओ पीडीआर को भारत द्वारा प्रदान की गई बाढ़ राहत सहायता के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। वार्ता के बाद दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, प्रसारण, सीमा शुल्क सहयोग और मेकांग गंगा सहयोग के तहत 3 त्वरित प्रभावी परियोजनाओं के क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान किया गया। 6 MOUs were signed, one on defense cooperation, another on customs facilitation, one on audiovisual cooperation, and 3 memorandums of understanding on quick impact projects, which were especially significant because they contribute towards the conservation of our common heritage. One is on the puppet theatre in Lao PDR, that is based on the Ramayana. Then another one of them is on the restoration work in one of the monasteries and temples here in Lao PDR, which has murals from the Ramayana, and a third on Lao Ramayana theatre. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाओ पीडीआर के राष्ट्रपति थोंगलून सिसोउलिथ से भी मुलाकात की। उन्होंने भारत और लाओस के संबंध को मजबूत बनाने में राष्ट्रपति थोंगलून सिसोउलिथ की भूमिका का उल्लेख किया। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन से भी मुलाकात की। उन्होंने तूफान मिल्टन के कारण हुई जानमाल की हानि पर शोक व्यक्त किया। पीएम ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री पी शिनावात्रा से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने थाईलैंड को भारत का एक बहुत ही मूल्यवान मित्र बताया। पीएम ने कहा कि बातचीत दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को बेहतर बनाने और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा दिए जाने पर केंद्रित रही। पीएम ने कहा कि दोनों देश रक्षा, शिपिंग, डिजिटल नवाचार और अन्य क्षेत्रों में भी बहुत संभावनाएं देखते हैं। अपनी लाओस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने वियंचियन में 30 घंटे से भी कम का वक्त गुजारा और इस बीच उन्होंने 2 शिखर सम्मेलनों और 4 द्विपक्षीय वार्ता में हिस्सा लिया। भारत आसियान समिट के दौरान उन्होंने स्पष्ट तौर पर भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के 10 साल पूरा होने के अवसर पर
भारत और आसियान के लिए 10 सूत्रीय कार्यक्रम दिए जिनको लंबे समय तक याद रखा जाएगा। बात अगर ईस्ट एशिया समिट की करें तो उन्होंने चीन को बहुत स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि ये समय विस्तारवादी नहीं बल्कि विकासवादी नीतियों का है और पूरी दुनिया के लिए सिर्फ एक ही संदेश था कि अगर दुनिया को समृद्धि और विकास के रास्ते पर लेके जाना है तो समाधान युद्ध नहीं बल्कि शांति है। कैमरामैन मोहित जोशी और सहयोगी मेघना देव के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, लाओ PDR। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाओस दौरे पर आसियान के प्रमुख नेताओं सहित अन्य देशों के प्रमुखों को भारतीय शिल्पकार के उपहार भेंट किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन को लैंप का जोड़ा भेंट किया। ये कोई साधारण लैंप नहीं है बल्कि चांदी की बनी हुई है। इसे महाराष्ट्र के कारीगरों ने बनाया है। कह सकते हैं यह लैंप का जोड़ा महाराष्ट्र के कारीगर विरासत की सुंदरता को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा को मोर की एक मूर्ति उपहार में दी। चांदी की इस मूर्ति पर नक्काशी का काम हुआ है। यह नक्काशी पश्चिम बंगाल के कारीगरों की प्रतिभा को प्रदर्शित करती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड की प्रधानमंत्री पेटोंगटान शिनावात्रा को लद्दाख की जटिल पोर नक्काशी वाली रंगीन और कम ऊंचाई वाली लकड़ी की मेज भेंट की। साथ ही लाओस के प्रधानमंत्री सुनेकी साइफनडून की पत्नी फंडारा साइफनडून को प्रधानमंत्री मोदी ने खास उपहार दिया। उन्होंने उन्हें एक राधाकृष्ण थीम के साथ एक मेलाकाइट और कैमल बोन का एक बॉक्स उपहार स्वरूप दिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाओस के प्रधानमंत्री सोनेकी साइफनडून को कदमवुड रंग की बुद्ध की प्रतिमा उपहार स्वरूप दी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने लाओस के राष्ट्रपति थिंगलोन सिसोलिथ की पत्नी को सदेली बॉक्स में रखा डबल इकत पाटन पटोला स्कार्फ उपहार में दिया। ये कपड़ा उत्तरी गुजरात के पाटन इलाके में साल्वी परिवार द्वारा बुना गया है। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि लाओस के राष्ट्रपति थोंगलून को उन्होंने सदेली बॉक्स में रखा डबल इकत पाटन पटोला स्कार्फ उपहार में दी। और साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों को बहुत ही खूबसूरत उपहार भेंट किए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने लाओस के राष्ट्रपति थोंगलून सिसोलिथ को बुद्ध की प्रतिमा उपहार के रूप में दी। दिल्ली प्रदेश सरकार का खजाना खाली होने को है। प्रदेश में पहली बार ऐसी स्थिति बन रही है। 31 साल बाद दिल्ली जबरदस्त राजकोषीय घाटे की ओर बढ़ रही है। सरकार के महज इतना फंड बचा है सरकार के पास कि वो अपने कर्मचारियों को सिर्फ 2 महीने तक का ही वेतन दे सकते हैं। ये सभी बातें उजागर हुई हैं दिल्ली सरकार के वित्त विभाग की बजट शाखा की रिपोर्ट से। महीने की शुरुआत में यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री आतिशी को भेजी गई थी। पूरे मामले पर भाजपा ने जबरदस्त हमला किया है। नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि घाटा 7,000 करोड़ रुपयों का है। दिल्ली भाजपा आप सरकार के पिछले 10 सालों का हिसाब मांगने में जुटी है। 31 साल में पहली बार दिल्ली का जो बजट है वो डेफिसिट में है, यानी घाटे में है, और छोटे मोटे नहीं, 7,000 करोड़ रुपए का डेफिसिट है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ यह हुआ, पहली बात, कि दिल्ली में जो एक्सपेंडिचर है यानी खर्चा, वो दिल्ली की इनकम या दिल्ली की आय से कहीं कहीं ज्यादा है। इसका एक और बहुत ही संगीन पहलू है कि यह डेफिसिट जानबूझ के हुआ है। बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाए कि आम आदमी पार्टी की प्रदेश सरकार अनावश्यक खर्चों में फंसी है और सिर्फ सियासत करने पर आमादा है। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने रैपिड रेलवे के प्रोजेक्ट के बजट आवंटन पर फटकार लगाई थी आप सरकार को और विज्ञापन फंड पर टिप्पणी की थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जब RRTS के प्रोजेक्ट का केस चल रहा था तो अल्टीमेटम दिया उन्होंने केजरीवाल सरकार को कि आप इसेंशियल सर्विसेज या जो इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उसके लिए आम आदमी पार्टी की सरकार पैसा नहीं दे रही, और देगी भी कहां, क्योंकि
आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के बजट में प्रावधान ही नहीं रखा, जैसा इस रिपोर्ट से स्पष्ट हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट को यह अल्टीमेटम देना पड़ा, आम आदमी पार्टी की सरकार को लताड़ना पड़ा कि हम आपका एडवर्टाइजमेंट बजट जो है उसको हम जब्त कर लेंगे। घाटे की ओर बढ़ रही दिल्ली सरकार ने गुरुवार को ही विधायक फंड में 10 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए प्रति वर्ष करने का फैसला किया था। उस वक्त एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री आतिशी ने राजकोषीय घाटे से पल्ला झाड़ा और वहीं दावा किया कि सरकार के पास पर्याप्त रेवेन्यू है और दिल्ली सरकार अपनी सभी योजनाएं जारी रखेगी। भारत रत्न जयप्रकाश नारायण की जयंती पर जहां एक और प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और तमाम नेताओं ने श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की, वहीं दूसरी ओर एक हाई वोल्टेज राजनीतिक ड्रामा लखनऊ में देखने को मिला। अखिलेश यादव सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी की जयंती पर निर्माणाधीन JPNIC यानी कि जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर जाने पर अड़े थे। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने निर्माण कार्य की वजह से वहां जाने की अनुमति नहीं दी। बस यही बात अखिलेश को चुभ गई और वो जिद पर अड़ गए। सुबह से ही वो गोमती नगर से JPNIC सेंटर जाने की तैयारी करते रहे। पुलिस की बैरिकेडिंग और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन की अपील पर शायद बाद में उनका मन बदला और अपने आवास के बाहर ही जेपी की प्रतिमा मंगाकर उन्होंने माल्यार्पण कर दिया। कुल मिलाकर सियासत जबरदस्त तरीके से हुई। बीते साल यानी 2023 में भी अखिलेश यादव कुछ इसी अंदाज में गेट फांदकर माल्यार्पण के लिए पहुंचे थे। उनके आरोप है कि निर्माणाधीन सेंटर में भ्रष्टाचार हो रहा है। समाजवादी लोग जयंती हर साल मनाते हैं और इसी तरह मनाते रहेंगे। आज पुलिस ने रोका है, ये पुलिस कब तक खड़ी रहेगी? जैसे ही पुलिस हटेगी हम लोग फिर जयंती को मनाएंगे, वहीं पर मनाएंगे। अखिलेश की सियासी दाव यही नहीं रुके, उन्होंने तो नीतीश कुमार से एनडीए के गठबंधन से बाहर होने की भी गुहार कर दी। इस पर रविशंकर प्रसाद ने जवाब दिया और अखिलेश को अपने घर को संभालने की नसीहत दी। पूरे सियासी घटना पर जयवीर सिंह ने अच्छा जवाब दिया। जयवीर सिंह मैनपुरी सदर से विधायक हैं, पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। उन्होंने कहा कि इमारत निर्माणाधीन है, ऐसे में सुरक्षा कारणों से अनुमति नहीं दी जा सकती और रही भ्रष्टाचार के आरोपों की बात तो सपा को पहले खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए। बंद पड़ी बिल्डिंग में अनुमति चूंकि माल्यार्पण की नहीं दी जा सकती है, तो यहाँ विकास प्राधिकरण ने, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कल ही अवगत करा दिया था अखिलेश जी को माल्यार्पण किया जाना सुरक्षा कारणों से कतई उचित नहीं है, इसलिए अनुमति देने से इनकार कर दिया था एलडीए ने। जहाँ तक अखिलेश जी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो एनआईसी बिल्डिंग का निर्माण और उस पर किए गए समस्त कार्य अखिलेश जी के मुख्यमंत्रित्व काल के समय के हैं। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो खुद अपनी सरकार पर उंगली उठा रहे हैं। तो उनके ज़माने में वो विकास कार्य हुआ, उनके ज़माने में वो बिल्डिंग का निर्माण हुआ। भाजपा के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा है कि अखिलेश की मंशा जेपी के प्रति श्रद्धा प्रकट करने से ज्यादा राजनीति करने की है। अखिलेश यादव जी राजनीति कर रहे हैं। जो नोटिस जारी किया है वो स्पष्ट करता है कि अभी कंस्ट्रक्शन इनकम्प्लीट है। अगर अखिलेश यादव जी को इतना ही सच्ची नीयत से इंटरेस्ट होता तो वो अपने ऑफिस के अंदर भी जयप्रकाश नारायण जी को नमन कर सकते थे। दिक्कत यह है कि आज समाजवादी पार्टी जयप्रकाश नारायण जी के आइडियल्स को भूल चुकी है। अगर उन आइडियल्स को फॉलो करती तो कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस नहीं करती। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे और आपातकाल के दौरान संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले जयप्रकाश नारायण का जन्म साल 11 अक्टूबर वर्ष 1902 को हुआ था। इंदिरा गांधी सरकार के मनमानी रवैये और व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने 5 जून 1975 को संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। साल 1996 में मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारतीय राजनीति में जेपी के योगदान जो है वो अमूल्य है। ऐसी विभूति की जयंती को अगर सियासत से दूर रखा जाता तो बेहतर होता। भाजपा प्रवक्ता आलोक अवस्थी ने आरोप लगाए हैं कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में
अखिलेश यादव की सरकार ने ही घोटाला किया था। अखिलेश के कार्यकाल में 3 बार बजट रिवाइज किया गया, लेकिन फिर भी निर्माण कार्य पूरा नहीं किया जा सका। एलडीए द्वारा परियोजना की प्रस्तावित लागत 421.93 करोड़ रुपए थी, जिससे व्यय वित्त समिति द्वारा 265.58 करोड़ रुपए आंकलित किया गया। इसके बाद इसमें बजट रिवीजन का खेल शुरू हुआ। 2015 में इसे बढ़ाकर 615.44 करोड़ किया गया, तो 2015 में यह फिर रिवाइज होकर 757.68 करोड़ पहुंच गया। तीसरी बार यानी नवंबर 2016 में इसकी रिवाइज लागत को 864.99 करोड़ कर दिया गया, यानी कुल प्रस्तावित लागत का दोगुना से भी ज्यादा है। योजना शुरू होने से लेकर सपा सरकार की विदाई तक परियोजना की लागत दोगुनी से ज्यादा पहुंच गई। यह भ्रष्टाचार की ओर स्पष्ट इशारा करता है। और लोगों के साथ धोखाधड़ी करने और महादेव ऐप के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने के मुख्य आरोपित सौरभ चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंटरपोल ने दुबई से ये गिरफ्तारी की है। सीबीआई और ईडी ने सौरभ के खिलाफ सारी जानकारी इंटरपोल से साझा की और उसकी गिरफ्तारी के लिए सहयोग मांगा था। भारतीय जांच एजेंसियां अब यूएई से जल्द प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध करेंगी। ईडी सीबीआई मामले में अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। ऑनलाइन गेमिंग का ये घपला 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा का माना जा रहा है। फ्रॉड को लेकर सौरभ चंद्राकर का नाम सामने आया था। चंद्राकर ने भिलाई छत्तीसगढ़ से मोबाइल के जानकार युवाओं को साथ में दुबई ले गया था। दुबई में विला किराए पर लेकर सट्टे का खेल शुरू किया गया था। फिर इस खेल का नेटवर्क पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका समेत 11 देशों में फैला दिया गया था। कर्नाटक सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे लेकर विपक्षी भाजपा सिद्धरामैया सरकार पर तुष्टीकरण करने का आरोप लगा रही है। मामला सामुदायिक हिंसा और दंगे से जुड़ा है। दंगा करने और उसे भड़काने में एआईएमआईएम का एक नेता जो है उनको भी आरोपित बनाया गया था। प्रहलाद जोशी ने कहा कि कोर्ट आरोपितों की जमानत के लिए मना कर चुका है, बावजूद राज्य सरकार ने ऐसा फैसला लिया। ये पूरी तरह से तुष्टीकरण की नीति है। वहीं भाजपा के राज्य इकाई के नेताओं ने मामले को लेकर आंदोलन करने और कानूनी सलाह लेने की बात कही है। Police department and the Ministry of Law of the state government, they have opposed the withdrawing of the case. In spite of that, they have withdrawn it. That means, in a way, they are supporting Islamic fundamental activities. Whatever cases the cabinet decision been taken up by this Congress government in the state of Karnataka in the cabinet should be immediately withdrawn, and similar justice, the same law should be applicable to all the Hindu activists, farmers and Kannada activists. कांग्रेस पार्टी वाले करना क्या चाह रहे हैं कर्नाटक में, तो ये अल्पसंख्यक लोगों को जो तुष्टीकरण नीति बताते हैं, ये तो बहुत पार होके निकल रहे हैं। जो लोग पुलिस स्टेशन के ऊपर पथराव किए थे, पुलिस स्टेशन को आग लगाने के काम किए थे, अभी ये पुलिस का जो जिम्मेदारी था अभी कौन निभाने वाले हैं? ये तो कांग्रेस पार्टी सोचना चाहिए। ये तो पूरा गलत डिसीजन है। इसके ऊपर हम एलिगेशन करेंगे और स्ट्राइक भी आगे आना 2-3 दिन में हमारा डिसीजन भी ले लेंगे, और अगर इसको जरूरत पड़े तो कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी रेडी रहेगा। वहीं कर्नाटक कांग्रेस के नेता नागराज यादव ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि कई विधायक और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने मामले की वापसी को लेकर पत्र लिखा था। ऐसे में सरकार का यह फैसला भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए लिया गया। Nothing is extra has been given to any particular community as such. These are the cases withdrawn with the interest of getting the peace and brotherhood in the society by bringing them to a mainstream, by educating them, and the applications made by certain MLAs, certain applications made by the minority associations as such, that they have ensured the government saying that these things will not continue. We will bring them to mainstream and we will see the brotherhood is enacted again in the state of Karnataka. घटना साल 2022 के अप्रैल महीने की है। हुबली में सोशल मीडिया पर भावना भड़काने के बाद कुछ कट्टरपंथियों की भीड़ सड़कों पर उतर आई। पुलिस को निशाना बनाया गया। उस उपद्रव में 12 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। साथ ही हनुमान मंदिर और अस्पताल को भी निशाना बनाया गया था, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ था। पूरे घटनाक्रम में 43 मामले दर्ज किए गए थे। राज्य में कांग्रेस सरकार आई और इस केस को वापस लेने के लिए डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार ने एक पत्र लिखा। ये पत्र अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को 4 अक्टूबर 2023 को लिखा गया था। इसमें उप मुख्यमंत्री ने आग्रह किया था कि केस वापस ले लिया जाए
और रिपोर्ट्स जो बताती हैं कि उसके अनुरोध के बाद राज्य के गृह विभाग को वो पत्र भेजा गया और निर्णय को मंजूरी दी गई। कर्नाटक में साल 2022 में हनुमान जयंती के बाद हुबली में एक सोशल मीडिया पर बवाल हुआ था। इस्लामिक कट्टरपंथियों की भीड़ ने सड़कों पर उतरकर पुलिस को निशाना बनाया था और सड़कों पर उपद्रव किया था। बाद में इस मामले में पुलिस ने 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया था कि भीड़ को उकसाने में AIMIM नेता मौलाना वसीम शामिल था। उसी ने दरगाह पर उन्मादी भाषण दिया था और पुलिस स्टेशन के बाहर भी भीड़ के साथ वही था। इसके अलावा इस केस में हुबली धारवाड़ नगर निगम पार्षद नजीर अहमद को कर्नाटक पुलिस ने पकड़ा। वो भी AIMIM पार्टी का नेता था, जिसके तार 16 अप्रैल 2022 को पुलिस थाने पर हुई पत्थरबाजी से जुड़े हुए मिले थे। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्ष 2024 के सेना कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित किया और प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस प्रेरणा स्थल के निर्माण ने हमारे उन बहादुर जवानों के बलिदान को इतिहास में हमेशा के लिए अंकित कर दिया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य महत्वपूर्ण रक्षा तैयारियों पर चर्चा करना और तेजी से विकसित हो रहे सुरक्षा माहौल में परिचालन तत्परता को बढ़ाना है। इस प्रकार के मॉन्यूमेंट्स और स्थलों का किसी भी सभ्यता व संस्कृति के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया कि इस प्रेरणा स्थल ने उन जवानों की बहादुरी को इतिहास में हमेशा के लिए अंकित कर दिया। अब चाहे कितनी भी पीढ़ियां चली जाए, लेकिन जब तक यह स्थल रहेगा तब तक यह इस क्षेत्र के लोगों को हमारे जवानों के शौर्य से परिचित कराएगा, उन्हें प्रेरणा देगा, हमारी सामूहिक स्मृति को और हमारी सामूहिक चेतना को आकार देते हैं। भारतीय वायुसेना के विमान C-295 ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के दक्षिणी रनवे में सफल लैंडिंग की। लैंडिंग के समय विमान का स्वागत पानी की बौछारों से किया गया। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र के लिए ये ऐतिहासिक दिन है। ये एयरपोर्ट मुंबई एयरपोर्ट के ट्रैफिक को कम करने में मदद करेगा। हमारी संवाददाता श्यामा ने मौके का जायजा लिया। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ने एक नया पन्ना लिख दिया है अपने इतिहास में। जी हम बात कर रहे हैं पहले इनॉग्रल लैंडिंग की, जो की गई है भारतीय वायुसेना C-295 के जरिए। और विजुअल्स में अगर हम देख सकें तो जब वो लैंड किया यहाँ रनवे पर, उसे एक वाटर कैनन का ग्रैंड वेलकम भी दिया गया। हम कह सकते हैं कि इस इनॉग्रल लैंडिंग के साथ में ही जो नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो अब लगभग कह सकते हैं फर्स्ट फेज़ के लिए तैयार हो चुका है। और इसका जो पहला चरण है वो जल्द से जल्द मार्च 2025 में उम्मीद की जा रही है कि इनॉग्रेट हो जाएगा। और इस नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो ग्रीनेस्ट एयरपोर्ट होगा भारत का, और इसके साथ ही वो मल्टी मॉडल एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट कहलाएगा, क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी जो होगी वो काफ़ी सुपीरियर होगी। सभी जगह से रेलवेज, रोडवेज, मेट्रोज, पोर्ट्स, सभी से इसकी कनेक्टिविटी की जाएगी। कैमरा पर्सन कपिल मस्की के साथ श्यामा मिश्रा, DD न्यूज़, मुंबई। भारतीय तटरक्षक बल के हेलीकॉप्टर MK3 के लापता पायलट कमांडेंट राकेश कुमार राणा का पार्थिव शरीर पोरबंदर के तट से लगभग 55 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में बरामद किया गया है। 2 सितंबर को हेलीकॉप्टर के आपातकालीन लैंडिंग करने के बाद लापता कर्मियों की तलाश और बचाव के लिए भारतीय तटरक्षक बल ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर व्यापक खोज अभियान चलाया था, जिसमें एक सदस्य को सुरक्षित बचा लिया गया था, जबकि 3 सितंबर को 3 अन्य के पार्थिव शरीर बरामद किए गए थे। 70 से अधिक हवाई उड़ानों और कई जहाज़ों की भागीदारी के बाद कमांडेंट राकेश कुमार राणा के पार्थिव शरीर को 10 अक्टूबर को बरामद किया गया। कमांडेंट राकेश कुमार राणा का अंतिम संस्कार सैन्य परंपरा और सम्मान के अनुसार किया जाएगा। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को JKNC, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, CPM और जिन निर्दलीय विधायकों की तरफ से JKNC का समर्थन प्राप्त है। उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल से जल्द सरकार गठन करने की सिफारिश की। मैं अभी राजभवन से वापस आया हूं।
माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मेरी मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान मैंने उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, CPM, आम आदमी पार्टी और जिन इंडिपेंडेंट्स के तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन की चिट्ठी मिली है, उन्हें उन चिट्ठियों को मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के हवाले किए और उनसे गुजारिश की कि जल्द से जल्द वो तारीख मुकर्रर करें ताकि यहाँ ओथ लिया जाए और लोगों की चुनी हुई हुकूमत जो है अपना काम संभाले। हरियाणा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए पंचकूला में तैयारियां चल रही हैं। हरियाणा में भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। इस पर भाजपा नेता संजय भाटिया ने बताया कि हमने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। शपथ ग्रहण समारोह की तारीख और समय की भी पुष्टि नहीं हुई है। इसके अलावा उन्होंने समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बारे में भी बताया। तैयारियां हैं और आप देखिए कितना खूबसूरत स्थान है और यहाँ पर अभी काम आज से शुरू हो जाएगा और अभी तक मतलब डेट की और समय की पुष्टि नहीं है। बड़ा कार्यक्रम है, इसमें हर कोने से वहाँ के प्रमुख लोग, प्रबुद्ध जन और अपने कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात मेहनत की यहाँ तक पहुँचे। माननीय प्रधानमंत्री जी के आने का पता चला, वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेताओं में उनका नाम आता है। अन्य आसपास के प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं, उनके भी आने की जानकारी मिली है। कुछ केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे, तो उनका आने की व्यवस्था, संभाल, चिंता एक कार्यकर्ता के नाते हम सब लोग लगे हो। भारतीय वायुसेना उत्तराखंड युद्ध स्मारक कार रैली श्रीनगर पहुंची और रैली के प्रतिभागियों का स्वागत उत्तराखंड युद्ध स्मारक के अध्यक्ष तरुण विजय और श्रीनगर एयरबेस के स्टेशन कमांडर एयर कमोडोर प्रभात मलिक ने किया। रैली का नेतृत्व प्रसिद्ध खिलाड़ी विंग कमांडर विजय प्रकाश भट्ट कर रहे हैं। अपनी तरह की यह पहली रैली 7000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, जो सियाचिन एयरबेस के थोई से शुरू होकर अरुणाचल प्रदेश के तवांग से गुजरती हुई नवंबर के मध्य में दिल्ली में समाप्त होगी। इस रैली में 15 वायुसेना के प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें 2 महिला सैन्य अधिकारी भी शामिल हैं। लेह में लेफ्टिनेंट गवर्नर और सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर BD मिश्रा ने हजारों लद्दाखी युवाओं के साथ रैली को विदाई दी। रैली का उद्देश्य युवाओं को भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करना और सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान पैदा करना है। इस दौरान तरुण विजय ने कहा कि भारतीय वायुसेना भारत की रक्षा रणनीति के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में खड़ी है। उन्होंने कहा कि IAF ने 1965, 1971 और 1999 के युद्धों और बालाकोट हवाई हमले के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वायु वीर विजेता कार रैली, यह रैली सियाचिन के एयरबेस थॉयस से अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक जाएगी और वापस दिल्ली नवंबर के मिड में आएगी। तो लगभग 7000 किलोमीटर की ये रैली है, जो इंडियन एयरफोर्स के इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे पहली किस्म की रैली है। इसका उद्देश्य है कि नौजवानों में इंडियन एयरफोर्स का एयर वॉरियर बनने का एक जज्बा पैदा करना, उत्साह पैदा करना। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बिहार में हिंदुओं को संगठित करने के लिए 18 अक्टूबर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने वाले हैं। पहले चरण में वो मुस्लिम बहुल सीमांचल और भागलपुर में यात्रा निकालेंगे। इस यात्रा पर जाने से पहले उन्होंने संगठित हिंदू सुरक्षित हिंदू का नारा दिया है। इसे लेकर गिरिराज सिंह ने कहा है कि हम बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस दिन से बांग्लादेश की घटना घटी है, उसी दिन से मेरे मन में था कि अब समय आ गया है कि हिंदुओं को एक होना होगा, ये उन्होंने कहा। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पे अत्याचार नहीं बर्दाश्त करेगा हिंदुस्तान। जिस दिन से बांग्लादेश की घटना घटी, उसी दिन से मेरे मन में था कि अब समय आ गया है हिंदुओं को एक होने करने का, हिंदुओं को एक होने का। हम उसी लिए संगठित हिंदू, सशक्त हिंदू, बटोगे तो कटोगे, यही संवाद करने जा रहे हैं। और गिरिराज सिंह की इस यात्रा पर विपक्ष ने भी बयानबाजी शुरू कर दी है। उनके बयान पर राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि वो भारत सरकार के मंत्री हैं। उन्होंने शपथ ली है कि बिना द्वेष के देश की एकता और अखंडता को बनाए रखूंगा। अफसोस की बात है कि आप कहीं ना कहीं भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था की शपथ लेकर भी ऐसी बातें करते हैं जो समाज को तोड़ने की बात होती है। गिरिराज सिंह जी, आप भारत सरकार के मंत्री हैं। आपने शपथ लिया है बिना अनुराग और द्वेष के
देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। लेकिन अफसोस की बात है कि आप कहीं ना कहीं भारत की संविधान और संवैधानिक व्यवस्था की शपथ लेकर के भी उस तरह का वक्तव्य देते हैं जो कहीं ना कहीं समाज को विभक्त करने वाली बातें होती हैं। भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक में सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सरकार ने जेपी कन्वेंशन सेंटर जाने से रोक दिया था। इसके बाद उन्होंने अपने घर में लगे जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने बिहार सरकार को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि बहुत से समाजवादी लोग सरकार में हैं जो सरकार को चला रहे हैं। अखिलेश यादव के बयान को लेकर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सपा को पहले अपनी बात संभालनी चाहिए। पहले वो अपनी बात संभालें कि कांग्रेस से उनकी खटपट क्या चल रही है। हमको एडवाइस करना बंद करें, पहले अपने घर को संभालें। और भाजपा प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने तो यहां तक कह दिया कि अगर आज जेपी जिंदा होते तो लालू और अखिलेश से खुद श्रद्धांजलि लेने से मना कर देते। करोड़ों की गाड़ियां और अरबों की भ्रष्टाचार से अर्जित अकूत संपत्ति के साथ अखिलेश यादव और लालू प्रसाद यादव का परिवार जेपी को श्रद्धांजलि देने जा रहा है। अगर आज जेपी जिंदा होते तो शायद खुद ही राजनीति को व्यवसाय बनाने वाले इन परिवारों से मिलने से मना कर देते। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बिगड़ते हालात ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर पूर्व उच्चायुक्त वीना सिकरी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने। बांग्लादेश में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ के लिए। और जब हम माइनॉरिटी की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं हिंदुओं की। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं फॉर्मर इंडियन हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश वीना सिकरी जी। आइए हम उनसे बात करते हैं। मैम, जो जानकार है उनका ये मानना है कि एथनिक क्लेंजिंग जैसा माहौल चल रहा है अगर हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो। बांग्लादेश में वाकई 5 अगस्त के बाद जब से शेख हसीना वहाँ से छोड़ के चल पड़ी थी, शी वॉज नो लॉन्गर द प्राइम मिनिस्टर, तो सबसे पहला अटैक जो हुआ है वो माइनॉरिटीज़ पे हुआ है। और उसमें मैं हिंदू, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन तीनों को गिनूंगी क्योंकि सब पे हुआ है। और अब हम सब पूरे देश में और पूरे विश्व में दुर्गा पूजा मनाई जा रही है और बांग्लादेश में भी ये एक बहुत बड़ा त्यौहार है, सबसे बड़ा त्यौहार है हिंदुओं के लिए। और इसके जब बताया गया इंतरिम सरकार को तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हाँ ठीक है, हम सब कुछ करेंगे और ये दुर्गा पूजा की जो मनाई हो जा रही है वो बहुत अच्छी तरह से होगी। लेकिन एक तरफ से सरकार ये कह रही थी, दूसरी तरफ से जो जमात इस्लामी है और जो अन्य एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज़ हैं, इस्लामिस्ट पार्टीज़ हैं, उनका ये कहना था कि नहीं, ये दुर्गा पूजा नहीं होनी चाहिए और ये जो पब्लिक लैंड यूज़ कर रहे हैं ये नहीं होना चाहिए। आज की खबर ये है कि वहाँ पे एक बहुत मशहूर शक्तिपीठ है बांग्लादेश में, जहाँ पे 2021 में जब हमारे प्रधानमंत्री गए थे तो उन्होंने जयशुरेश्वरी मंदिर की शक्तिपीठ में एक बहुत सुंदर मुकुट चढ़ाया था देवी जी पे, सोने और चांदी का मुकुट था वो, और वो आज के दिन में चोरी हो गया उसका। और जैसे मैं आपको बुद्धिस्ट के बारे में बताऊं, ज़रूर माइनॉरिटी पे अटैक हुआ जा रहा है। बुद्धिस्ट का खगराचारी में हाल ही कुछ दिनों में बहुत ही सीरियस अटैक हुआ था और उनके भी घर जलाए गए थे, लोग अबडक्ट किए थे और उन्होंने तब वहाँ पे कहा था कि आर्मी इसमें मिली हुई थी, कहते आर्मी हम पे हमला कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस जो है वो कह रहे हैं कि हाँ नहीं, हम इस हालात पर नज़र बनाए हुए हैं। तो क्या वाकई में वो सीरियस है या मामला उनके हाथ से निकल चुका है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की जो आर्मी है वो पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया और वहाँ सिविल वॉर जैसे हालात हो रहे हैं। अब मैं जैसे आपको बताऊंगी कि जैसे मैंने कहा कि जमात इस्लामी का हाथ बहुत भारी है। ज़रूर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस इंतरिम सरकार के चीफ एडवाइज़र कहे जाते हैं, बट लेकिन मेरे ख्याल उनके हाथ में बहुत कम है और 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और जो बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो बिल्कुल संभल में नहीं आई है। तो आपने सुना वीना सिकरी को, इन्होंने भी अपनी चिंता जाहिर की और जाहिर सी बात है इस तरह के अगर हालात होते हैं, जो सरकार के लोग हैं वो ही आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो वाकई में बहुत स्थिति चिंताजनक है। कैमरामैन योगेश के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने प्रतिबंधित संगठन
सीपीआई माओवादी के कैडरों को छत्तीसगढ़ में हथियार और गोला बारूद की आपूर्ति की साजिश से संबंधित मामले में एक और सफलता मिली। एनआईए ने अपनी जांच में 2 प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपित सुधीर त्रिपाठी और सूरज निषाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के निवासी हैं। एनआईए ने अपनी जांच में पाया कि सुधीर और सूरज दोनों छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में सीपीआई माओवादी को हथियारों और गोला बारूद की आपूर्ति में सक्रिय थे। वो एक दूसरे के नियमित संपर्क में थे और प्रतिबंधित आतंकी संगठन सीपीआई माओवादी को सैन्य सहायता मुहैया करा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हिज़्ब उत तहरीर को यूएपीए कानून के अंतर्गत आतंकवादी संगठन घोषित किया। ये संगठन आतंक की विभिन्न घटनाओं में शामिल है, जिसमें भोले भाले युवाओं को कट्टरपंथी बनाकर आतंकवादी संगठनों में शामिल करना और आतंकी गतिविधियों के लिए धन जुटाना शामिल है। मोदी सरकार आतंकी ताकतों से सख्ती से निपटकर भारत को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी सरकार किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं छोड़ेगी जो भारतीय युवाओं को कट्टरपंथी बनाने की कोशिश करता है और देश की शांति और सद्भाव को खतरे में डालता है। पीएफआई के बाद अब हिज़्ब उत तहरीर को आईएसआईएस के लिए अभियान चलाने के लिए प्रतिबंधित किया गया। ऐसे संगठन जिस तत्परता से केरल और तमिलनाडु में काम कर रहे हैं, उससे पता चलता है कि दोनों राज्यों की सरकारों ने पूरे देश में शांति को खतरे में डालने वाले आतंकी संगठनों को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए। बेंगलुरु का कैफे ब्लास्ट इस बात का एक और उदाहरण है कि कैसे कांग्रेस और उसके सहयोगी हमेशा कट्टरपंथी जिहादी तत्वों के मामले में चुप्पी साध लेते हैं। वहीं हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने तमिलनाडु से हिज़्ब उत तहरीर मामले में मुख्य आरोपी फैज उल रहमान के घर की तलाशी ली थी। तलाशी के दौरान एनआईए ने आरोपी के घर से डिजिटल उपकरणों और दस्तावेजों सहित कई आपत्तिजनक सामग्रियां जब्त की थी। एनआईए ने मंगलवार को आरोपी फैज उल रहमान को गिरफ्तार किया था। रहमान गिरोह के अन्य गिरफ्तार सदस्यों के साथ अलगाववाद का प्रचार करने और कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए पाकिस्तान से सैन्य सहायता मांगने में सक्रिय रूप से शामिल था। नोएल टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन होंगे। ये फैसला टाटा ट्रस्ट की बोर्ड बैठक में लिया गया। दरअसल नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं और वो टाटा स्टील और वोल्टास के अलावा कई सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में शामिल हैं। नोएल इससे पहले सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। इन ट्रस्ट की टाटा सन्स में 66% की बड़ी हिस्सेदारी है। नोएल टाटा अपने लो प्रोफाइल नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं, जो रतन टाटा की अधिक सार्वजनिक दिखने वाली भूमिका के बिल्कुल विपरीत है। वो पहली बार वर्ष 2000 में टाटा ग्रुप में शामिल हुए थे। इसी साल नोएल टाटा के तीनों बच्चों को सर रतन टाटा ट्रस्ट और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट से जुड़े कई ट्रस्टों में ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया गया है। नोएल टाटा टाटा ट्रस्ट के 6ठे चेयरमैन होंगे। नोबेल पुरस्कार समिति ने इस साल जापान के संगठन निहोन हिदानक्यो को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा है। निहोन हिदानक्यो को यह सम्मान दुनिया में परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए दिया गया है। गौरतलब है कि यह संगठन उन लोगों द्वारा बनाया गया है जो दूसरे विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमले में जिंदा बचे पीड़ित थे। ये लोग हिबाकुशा कहलाते हैं, जो दुनिया भर में अपनी पीड़ा और दर्दनाक यादों को साझा कर युद्ध रोकथाम और शांति का संदेश देते हैं। वर्तमान समय में वैश्विक परिप्रेक्ष्य में पैदा हो रही भू राजनीतिक अस्थिरता भी निहोन हिदानक्यो की भूमिका उसमें तर्कसंगत है। जापानी संगठन पर नोबेल कमेटी ने कहा कि एक दिन परमाणु हमले को झेलने वाले ये लोग हमारे पास नहीं रहेंगे, लेकिन जापान की नई पीढ़ी उनकी याद और अनुभवों को दुनिया के साथ साझा करती रहेगी और उन्हें याद दिलाती रहेगी कि परमाणु हथियार दुनिया के लिए कितने घातक हैं। बांग्लादेश के श्री श्री जेशोरेश्वरी मंदिर में देवी काली का सोने का मुकुट चोरी हो गया। यह मुकुट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 27 फरवरी 2021 को मंदिर को उपहार के रूप में दिया गया था। गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे की घटना थी। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर के सीसीटीवी फुटेज में एक युवक दोपहर 2:49 पर मंदिर में प्रवेश करता है हुआ दिखाई दे रहा है। वह मूर्ति के पीछे खड़ा होता है और कुछ ही पलों में मुकुट को अपनी टी-शर्ट के नीचे छिपा लेता है। मंदिर के पुजारी दिलीप बनर्जी ने बताया कि वो मंदिर को बंद कर दोपहर 2 बजे के बाद घर चले गए थे। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग ने भी इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर उच्चायोग ने लिखा, हमने 2021 में प्रधानमंत्री मोदी की ओर से जेशोरेश्वरी काली मंदिर
सतखीरा को भेंट किए गए मुकुट की चोरी की रिपोर्ट्स देखी। इस घटना पर हम गहरी चिंता व्यक्त करते हैं और बांग्लादेश सरकार से चोरी की जांच करने, मुकुट को बरामद करने और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह करते हैं। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।